सत्यार्थ क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज ये इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है वैदिक सभ्यता, उसे हम लोग देखने वाले हैं। उसका ये प्रथम क्लास होगा जिसमें हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे और कुछ उसके जो दो पार्ट होते हैं ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोग देखेंगे, कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वैदिक साहित्य जो है आपका सिंधु सभ्यता समाप्त होने के पश्चात आया था। ये जो है मृदभांडों के अवशेष से कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा ये कहा गया था। पहले यह अनुमान लगाया जाता था कि सिंधु सबसे पुरानी सभ्यता भारत की वैदिक सभ्यता ही है, लेकिन जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई तब यह पता चला कि सिंधु सभ्यता पुराना और वैदिक सभ्यता उसके बाद की सभ्यता है। जहां पे सिंधु सभ्यता शहरी थी, नगरीय थी, वहीं पे वैदिक सभ्यता जो है आपका वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो चलिए देखते हैं आपका वैदिक काल से संबंधित सभ्यता और वैदिक सभ्यता को। तो वैदिक काल को जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें देखिए वैदिक शब्द जो है, वैदिक का क्या है, तो वैदिक वेद शब्द से आया है। वैदिक कहने का मतलब होता है वेद, वेद शब्द से निर्मित शब्द को वैदिक है। और वेद का जो अर्थ होता है, जो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है, वो होता है आपका, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज के बारे में कहा जा रहा है। वेद का अर्थ क्या होता है? नॉलेज। अब देखिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आर्य जो थे, आर्य और अनार्य दो वर्गों में विभाजित, यहाँ के भारत के जो मूल निवासी थे उन्हें अनार्य और जो बाहर से आए थे उन्हें आर्य कहा जाता था। तो वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता भारत में सिंधु सभ्यता के पश्चात विकसित एक नवीन सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के कब की सभ्यता थी? जब भारत में सिंधु सभ्यता समाप्त हो जाती है, उसके बाद जो नया सभ्यता बनता है वो आपका वैदिक सभ्यता होती है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद से एक ऐसा चीज है कि आर्यों के इतिहास, आर्य जो कि इनके ये कहां से आए थे, इस पे बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि वेद जो है आर्यों के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। वेद क्या है? आर्यों के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। वैदिक साहित्य की रचना, अब देखिए इसमें क्या होता है, वेद से हम आर्यों के इतिहास को जानेंगे। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। वही आर्य जिनके इतिहास की जानकारी हमें वेद से होती है, उसके रचना का श्रेय भी हम आर्य को ही देते हैं। वैदिक काल जो है वो दो भागों में हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक काल को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे, या उसका विभाजन दो कालखंडों में हुआ है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो काला अनुक्रम है यानी कालखंड है, वो आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच होता है। क्या? ऋग्वैदिक काल जो होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वहीं उत्तर वैदिक काल जो होता है वो आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो हमें देखना है क्या कि वैदिक काल को हम लोग दो कालखंडों में बांटकर पढ़ेंगे, या इससे हमें ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, वहीं दूसरी ओर उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब देखिए तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल की स्थिति, उसकी विशेषता, उसका धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक व्यवसाय क्या था, ये सभी चीजों का हम लोग समावेशन कहां देखेंगे? इस वीडियो और इसके आने वाले वीडियो लेक्चर में। उसी तरह से जब ऋग्वैदिक काल समाप्त हो जाएगी तब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को जब हम लोग देख लेंगे तब दोनों वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के कुछ शब्दावलियां हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं,
उनके बारे में देखेंगे, देवी देवता के बारे में देखेंगे, नदियों के जो प्राचीनतम नाम है उनके बारे में देखेंगे, आपके वैदिक जो संहिता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन्हें देखेंगे, उपवेद को देखेंगे, ये बहुत सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल की विशेषता के बारे में यहां देखते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को ऋग्वैदिक कालखंड के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद संहिता की रचना इसी कालखंड में हुई थी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ही ऋग्वेद की रचना होती है और इसीलिए इस काल का जानकारी जो है हमें एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है, यानी ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें सिर्फ एकमात्र स्रोत ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता के विपरीत देखिएगा, सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। क्यों? क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी और आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। तो किनका आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था? आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। यहां तक आ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का वर्णन मिलता है। कहां पे मिलता है? तो यह अभिलेख बोगज कोई एशिया माइनर से प्राप्त की जाती है। कब की यह अभिलेख है? 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसमें ऋग्वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत, कौन कौन? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत का उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य जो है ईरान होकर आए थे। वैदिक आर्य किधर से आए थे? ईरान होकर आए थे। यहीं से अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में और हम कुछ ऋग्वैदिक काल से संबंधित पॉइंट को देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के जो अन्य टॉपिक है, इसमें टॉपिक क्या है, इसमें जो पॉइंट है उसे देखते हैं हम लोग। देखिए, ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता जो है उस समय का, यानी कि ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ का क्या नाम है? अवेस्ता से मिलती है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार अलग अलग हैं और उन्हीं विचारों को देखते हैं। उसके बाद उसमें जो सर्वमान्य है वो भी मैं बताऊंगा। तो जैसे प्रोफेसर मैक्स मुलर के द्वारा यह कहा गया कि आर्य का जो मूल निवास स्थान है वो बैक्ट्रिया प्रदेश यानी कि मध्य एशिया है। आर्य का जो मूल निवास है वो क्या है? बैक्ट्रिया प्रदेश, मध्य एशिया। यह प्रोफेसर मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या कहा गया? तो यह उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं, यानी आर्यों का मूल निवास कहां है? उत्तरी ध्रुव। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सप्तसेंधव प्रदेश, इनके द्वारा कहा गया कि आर्य जो है वो मुख्य रूप से या मूल निवास जो था उनका सप्तसेंधव प्रदेश था। अब देखिए, दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया कि आर्य जो है वो तिब्बत के निवासी हैं। आर्य कहां के निवासी हैं? तो तिब्बत के निवासी हैं। प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया कि जो आर्य हैं वो आपके दक्षिणी रूस के निवासी हैं। गंगानाथ झा के द्वारा कहा गया कि यह ब्रह्मर्षि प्रदेश के निवासी हैं। तो ये इनसे भी और भी कुछ वैसे विद्वान है, जिसमें पेंटा है जिन्होंने कहा था जर्मनी के जो क्षेत्र है रूर प्रदेश वहां के निवासी हैं, इन्होंने हंगरी का बताया। तो इस तरह से इन्होंने वैदिक काल के ऋग्वैदिक काल के आर्यों का जो मूल निवास है
इन लोगों ने डिस्क्राइब किया अलग अलग जगह से, लेकिन सर्वमान्य जो है वो सर्वमान्य क्या कहा जाता है, प्रोफेसर मैक्समूलर के द्वारा जो कहा गया कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बैक्ट्रिया प्रदेश है, इसे ही आर्यों का मूल निवास कहा जाता है। ठीक है, वैदिक काल के ऋग्वैदिक काल की विशेषताओं को हमने देखा, इनके सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद तब हम लोग उत्तर वैदिक काल में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें, और इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दें। क्या इन सब चीजों की पीडीएफ आपकी आवश्यकता है तो आप हमें बताएं कि आप जो सर डिस्क्राइब करते हैं उसका पीडीएफ हमें चाहिए, तो शायद मैं इसे प्रोवाइड भी करूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।